हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में लेक्चर चल रहा है हमारा 60 लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और थ्योरेटिकल भी इसका पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से समझना है, अन्यथा आपको न्यूमेरिकल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो आप न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हो। इसलिए टॉपिक को पहले समझा जाता है। न्यूमेरिकल तभी होगा जब आप पहले टॉपिक को समझोगे। टॉपिक की थ्योरी है उसको समझिए, किस प्रकार से फॉर्मूला बन रहा है उसको समझिए। जब फॉर्मूला को तो आप समझ जाओगे तो आप उसको फिर लगाना सीखोगे, तब आप कहीं जाकर के उस न्यूमेरिकल को कर पाओगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी आना चाहिए, थ्योरेटिकल आएगा, फिर उसका फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह तब कर पाओगे जाकर के। ठीक है नहीं, तो पहले इसको समझिए तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से क्या होगा समझ में आएगा, और आगे चल के जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी आपको क्लियर तरीका समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको वीडियो क्या होगा समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और क्लिक कर दी तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है नहीं, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ना, है ना। कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ना, आप किसी प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले मैं आपको बता दूं। एक प्रतिरोध का संकेत किस प्रकार से होता है मैंने पहले बता दिया है आपको। विद्युत परपथ वाले चैप्टर जो पढ़ाया है, विद्युत परपथ वाला जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि एक प्रतिरोध जो होता है वो इस प्रकार से होता है, आपको पता है। तो ऐसे दिखाते हैं, तो इस पर आर बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है ना, होता। और इसका प्रतिरोध का जो मात्रा होता है वो ओम होता है, ऐसे भी दिखा देते हैं। क्लियर। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या है समझिए। जैसे आप कहीं पर बाजार जाते हो, ठीक है नहीं, आपने कहा कि हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए यानी कि रेजिस्टेंस चाहिए, और हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 5 ओम का। कितना चाहिए, 5 ओम का चाहिए। परंतु आप जब उसके दुकानदार के पास गए तो वहाँ पर आपको मिला एक कितना, एक 2 ओम का मिला, और एक आपको मिला वहाँ पर 3 ओम का, वहाँ पर 3 ओम का था, परंतु वहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध नहीं था। 5 ओम का प्रतिरोध था ही नहीं उसके पास। तो बताइए अब किस प्रकार से, हमें तो चाहिए कितना, 5 ओम चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, इनको जोड़ करके बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है नहीं, जो भी हमारे पास उपलब्ध है इनको कहते हैं उपलब्ध प्रतिरोध। जितने भी उपलब्ध हैं हमारे पास उनसे वांछित प्रतिरोध हम प्राप्त करते हैं जिसको हम चाहते हैं। ठीक है नहीं, तो उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने को हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ठीक है नहीं, तो ये हमारा 2 ओम का था, ये 3 ओम का, तो इनको जोड़ देंगे तो 5 ओम हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसी प्रकार से अब किस प्रकार से जोड़ेंगे वो तो अभी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर। चलिए प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन यहाँ पर क्या होता है, चलिए आप इसकी हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल करके इसकी परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है कि उपलब्ध प्रतिरोधों के संयोजन से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। सिंपली होता है प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, तो तभी प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ये प्रतिरोधों का संयोजन जो किया जाता है स्टूडेंट वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इसे बोला जाता है इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी कि मिश्रित क्रम कहते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, इसे इंग्लिश में हो जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, क्लियर। तो ये 3 प्रकार से संयोजन किया जाता है। इसमें आपको पढ़ना कौन सा है, ये दोनों पढ़ने हैं। ये तीसरा तो आपका न्यूमेरिकल में ही आ जाता है। ठीक है नहीं, होता है श्रेणी क्रम नहीं तो मिश्रित क्रम संयोजन, इनको दोनों को मिला करके ही बन जाता है, तो उसे मिश्रित क्रम संयोजन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल में ही बन जाता है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है करने का, आपको ये पता होना चाहिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। किसकी बात करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद हम समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यानी श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है समझिए, इसमें ये होता है कि इसमें प्रतिरोधों को हम क्रम बाई क्रम एक दूसरे के पीछे जोड़ते चले जाते हैं, क्रम बाई क्रम से जोड़ते हैं। तो ऐसे संयोजन को कहते हैं हम
श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं उसको हम? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी ऐसा संयोजन, यानी प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें एक के बाद एक क्रम में जुड़ा जाता है प्रतिरोधों को, ठीक है नहीं, तो उसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। तो ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? सीरीज। आप हिंदी में लिख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, यानी कि जब प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक के बाद एक को पीछे करके जोड़ा जाता है। देखिए समझिए किस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका हम देखेंगे, मान लेते हैं कि देखिए माना, यहाँ पर लिखिए आप, माना तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर तीन प्रतिरोध हैं, उनको हमें किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस प्रकार से समझिए, आपका एक प्रतिरोध आपका ये हो गया, आपका एक प्रतिरोध ये हो गया, आपका एक प्रतिरोध इस प्रकार से हो गया, ऐसे। तो आपने तीन प्रतिरोध लिए, इसे हम R1 नाम देते हैं, इसको हम R2 नाम देते हैं, इसको हम R3 नाम देते हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को आपने एक बैटरी से जोड़ा है इस प्रकार से। ठीक है, जब आपने इसको इनसे जोड़ा, ये प्लस ये माइनस, आपने क्या किया? इनको एक बैटरी से जोड़ दिया और श्रेणी क्रम में जोड़े। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ए, इसको पॉइंट को नाम देते हैं बी, और इस पॉइंट नाम देते हैं सी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम यहाँ पर डी। क्लियर? तो ए बी सी डी पॉइंटों के बीच में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, क्रम से क्रम। यानी देख सकते हैं आप, इसके पीछे ये वाला है और इसके पीछे ये वाला है, उसके पीछे ये वाला, क्रम से जोड़ा गया है। क्रम बाय क्रम में जोड़ा जाता है, इनके एक के बाद एक जोड़ा जाए, ठीक है नहीं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक बात आपको ध्यान रखना है। क्या? एक बात आपको ये बात ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट में डाल लेना आप, नोट पॉइंट में आप डाल लेना। नोट पॉइंट में क्या डालना है कि रास्ता सेम होने पर धारा का मान नहीं बदलता, ठीक है नहीं। रास्ता सेम होने पर आई का मान नहीं बदलता, आई का मान नहीं बदलता है। अर्थात हम कह सकते हैं आई जो रहता है भैया वो नियत रहता है, फिक्स रहेगा उतना ही। आई कैसा रहेगा? नियत रहेगा। आई जो रहेगा वो नियत रहेगा जितना है। तो यहाँ से आई प्रवाहित हो रहा होगा धारा, तो देखिए रास्ता तो सेम है ना इसके अंदर, तो रास्ता सेम है तो धारा नहीं बदलेगी, धारा सेम रहेगी। यहाँ से भी आई आएगी आपकी, ठीक है, आई जाएगी, आई आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, रास्ता सेम होने पर आई का मान नहीं बदलता, आई नियत रहता है। परंतु एक चीज़ और ध्यान रखना है, परंतु विभव बदल जाता है, यानी कि वी बदल जाता है, वी बदल जाता है, वी फिक्स नहीं रहता। क्यों? इस पॉइंट का अगर विभव की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। सिरा जब अलग अलग होते हैं तो इनका पॉइंट का विभव अलग अलग होता है। तो इसका विभव होगा V1 मान लीजिए, इसका हम क्लियर, यहाँ तक यहाँ से V1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा इसका भैया V2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा V3, इस प्रकार से। ठीक है, इनका जो प्रतिरोध है वो अलग अलग है, विभव V1 V2 V3 अलग अलग हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए अब ये आपका यहाँ पर हो गया। अब आपको करना क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो अब देखिए ये हमने प्रतिरोध बनाया, और आपको पता है कि प्रतिरोध संयोजन क्यों करते हैं कि जो उपलब्ध प्रतिरोध हैं उनसे एक वांछित प्रतिरोध प्राप्त किया जिसको हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन तीन प्रतिरोधों को जोड़ करके बना रहे हैं। तो जोड़कर बनाते तो इसका हमें एक तुल्य प्रतिरोध भी चाहिए, यानी कि जो ये तीन कर सकते हैं वो एक अकेला कर सके। तो इसका हम तुल्य परपथ बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? इसका तुल्य परपथ। तो तुल्य परपथ इसका बनाते हैं, तो यहाँ पर बनाते हैं। तो तुल्य परपथ क्या होगा? तुल्य परपथ
तुल्य परपथ बनाइए इसका। देखिए तुल्य परपथ बनाएंगे तो सिंपल ही है कि एक प्रतिरोध होगा इसमें जो तीनों का काम करेगा, ठीक है नहीं। इसे आर तुल्य बोला जाएगा, आर तुल्य बोला जाएगा, ठीक है। इसको एक बैटरी से आप जोड़ दीजिए इस प्रकार से, जैसे आपने उनको जोड़ा है इसी प्रकार से। तो ये अकेला ही काम करेगा इसका, ठीक है। क्या करेगा ये? अकेला ही काम करेगा। इसमें धारा का प्रवाह होगा, धारा तो सेम है सब में, ठीक है ना। इस प्रकार से धारा सेम होगी। इनके सिरों के बीच हम बात कर रहे हैं ए और बी के, डी के सिरों के बीच की बात कर रहे हैं हम, डी था। तो इसके बीच जो विभव होगा वो वी होगा, हम मान लेंगे वी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये तुल्य परपथ हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने ये परपथ बना लिया, इसका ये तुल्य परपथ बन गया। अब देखिए इस परपथ में प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभव कितना है? V1। तो हम यहाँ पर विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। तो परपथ यहाँ पर तुम्हारा दिया है, तो प्रथम प्रतिरोध हेतु, प्रथम प्रतिरोध के लिए विभव यहाँ पर होगा। V1 की बात करेंगे तो क्या होगा? IR1 होगा, IR1, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर IR, ओम के नियम से, है ना। तो V1 और IR1, V1 I तो है ये, IR1, क्लियर। ऐसे हम निकालेंगे द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए अगर दूसरे प्रतिरोध के निकालेंगे तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? IR2, ठीक है। दूसरे के लिए हो गया, यानी VC के लिए हमने बात कर लिया। तीसरे के लिए बात करेंगे, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध की बात करेंगे तो जाएगा V3 बराबर IR3, क्लियर। इतना हो गया। तो यानी कि हमने देखिए R1 के लिए निकाल लिया, R2 के लिए निकाल लिया, R3 के लिए विभव निकाल लिया, यहाँ पर इनके सिरों पर लगने वाले ये हमने निकाल लिए। अब हम तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए, और तुल्य प्रतिरोध के निकालेंगे, यही तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ पर अब क्या तुल्य प्रतिरोध के लिए विभव कितना है? V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IR तुल्य, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ये आपका बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया है, इसको 1 मान लीजिए समीकरण, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको मान लीजिए आप 4, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब देखिए जो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो परिपथ जो दिया है, अब कुल विभव कितना हो जाएगा? कुल विभव, ठीक है, कुल विभव, या हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 से अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होगा? ये जो V जो होगा वो इन सब के बराबर होगा ना, होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 से अगर आप देखो तो ये V जो होगा, V जो होगा वो किसका होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण हम इससे देख रहे हैं। तो अब इसके मान रखेंगे यहाँ पर। तो V1 का मान तो आपको बताइए कि IR तुल्य है, और इसका क्या है? ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो इतना यहाँ पर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जो तुम्हारा आया है वो आया है IR तुल्य बराबर आया है आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I कॉमन मिल जाएगा, R तुल्य, IR तुल्य बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर I कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस I2 प्लस R3। I से देखिए I कट जाएगा यहाँ से, ये तो R तुल्य जो निकल के आया आपका, वो कितना निकल के आया? वो निकला R1 प्लस I2 प्लस R3। तो R तुल्य का जो फॉर्मूला निकल के आया ये होगा तुम्हारा, यानी टोटल प्रतिरोध जो होगा वो इतना होगा। R तुल्य के बराबर नहीं, ये जो प्रतिरोध था वो इसके बराबर तो लिया था हमने, इसका जो परिपथ लिया था तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो इसके बराबर आएगा, तो सभी को जोड़ देंगे, उसके बराबर प्रतिरोध निकल के आ रहा है, क्लियर। तो R तुल्य का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2, यही श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। जब टोटल प्रतिरोध निकालना होगा तो इस फॉर्मूला को लगाना होगा, क्लियर। अगर आप N के निकालो तो ऐसे मान लो बहुत सारे हों तो N प्रतिरोध के लिए, N प्रतिरोध के लिए अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस I2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN तक। तो इस प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं, क्लियर, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो N के निकालेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। N के निकालेंगे तब इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे समांतर क्रम संयोजन देखते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, श्रेणी क्रम के कुछ स्पेशल इसके पॉइंट होते हैं, तो उन्हें देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें धारा नियत रहती है, इतना आपको ध्यान रखना है, रास्ता नहीं बदलता है, ठीक है। और आर तुल्य जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, चाहे कितना भी हो एन के लिए, यानी R1 + R2 + R3 प्लस डॉट आर एन तक। इसमें एक बड़ी बात ये होती है कि आर तुल्य जो प्रतिरोध आता है ये वाला, वो क्या आता है, जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनसे बड़ा आता है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए आपका एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 ओम का है, और ये आपका 3 ओम का है, और ये आपका 4 ओम का है। आपसे तुल्य प्रतिरोध निकलवाया जाएगा तो आप सबको जोड़ोगे, तो सब जोड़ोगे तो 2 + 3 + 4 करोगे तो कितना आ रहा है, 7 और 2 9, यानी 9 ओम आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 9 ओम है वो तुल्य प्रतिरोध है, यानी आर तुल्य है, ठीक है नहीं, आर तुल्य। तो आर तुल्य जो आ रहा है वो इनमें देखिए, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो सबसे बड़े से ही बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ने वाले प्रतिरोधों में से सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये स्पेशल पॉइंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब चलिए हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं समांतर क्रम संयोजन को देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए समझिए। उसमें हमने प्रतिरोधों को क्रम बाई क्रम से जोड़ा था, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होंगे उनके सभी के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाएगा और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाएगा, सभी प्रतिरोधों के। तो उसे हम कहते हैं, जैसे आपने राखी देखी है, राखी का जो मुट्ठा होता है तो एक लंग एक चौक होता है, एक लंग एक चौक होते हैं, सारे राखियों के इकट्ठा करते हैं तब, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही होते हैं आपके प्रतिरोध कि आपके एक साइड पर क्या होता है, प्रथम छोर होगा, दूसरा मतलब दूसरा बिंदु पर दूसरा छोर होगा। समझिए किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद इसकी आप थ्योरी लिख लेना। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपने किस प्रकार से जोड़ा है, ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि ये R1 और ये R2 और ये R3, हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हैं और इस प्रकार से हमने जोड़े हैं। आप देख एक दूसरे समांतर हैं, है ना, समांतर। इनका एक सिरा जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये आपका यहाँ पर A बिंदु है और ये वाला सिरा आपका यहाँ पर B बिंदु है, ठीक है नहीं। तो इनका एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन बोला जाता है। तो इसमें धारा इस प्रकार से जाएगी, क्लियर, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होगी, क्लियर। अब बात ये आती है कि इसमें जो धारा जो होती है वो नियत नहीं रहती, इतना ध्यान रखना, क्योंकि देखिए अब रास्ता अलग अलग हैं, तो इसमें रास्ता अलग अलग हो जाएंगे तो धारा इसमें सेम नहीं होगी। धारा कब सेम होती है, जब रास्ता सेम होता है तब धारा सेम होती है, परंतु रास्ता सेम नहीं होता तब। अगर मान लीजिए नोट पॉइंट डाल लीजिए आप यहाँ पर, नोट पॉइंट, रास्ता सेम ना हो तो विभव नियत रहता है, नियत, तथा धारा नियत नहीं होती, क्लियर। इसमें धारा नियत नहीं होती परंतु विभव नियत रहता है, क्योंकि भाई देखिए इसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगेगा वो सेम लगेगा ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विभवांतर होगा वो सेम लगेगा, V। इस प्रकार से यहाँ पर विभवांतर जो लगेगा सिरों के बीच वो कितना लगेगा, V लगेगा, V होगा, क्योंकि भाई एक सिरा ये दूसरों के बीच लगने वाला विभवांतर सेम होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी, ये वाला प्रतिरोध है, ये भी इस बिंदु के भी 2 बिंदुओं के बीच आ रहा है, ये वाला इस 2 बिंदुओं के बीच आ रहा है, ये वाला प्रतिरोध भी इन 2 बिंदुओं के बीच आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर विभव जो होगा वो सेम होगा, परंतु यहाँ धारा अलग हो जाएगी। तो इसमें धारा I1 हो जाएगी, इसमें धारा मान लीजिए I2 हो गई, I2, और इसमें धारा हो गया तुम्हारी I3। क्या हो गया यहाँ पर, I3, धारा बदल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए I1, I2 और यहाँ पर I3, और फिर से जुड़ के क्या हो गई, I हो गई, क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जो होता है, तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो आप इसे कैसे लिखोगे, थ्योरी में कैसे लिखना है, तो लिखेंगे ऐसा संयोजन, लिखिए आप, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को
दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो आप लिख लेना आगे। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। क्लियर। आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध आपके दिए हैं, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं कि माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से आपके R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तब, ठीक है नहीं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तब प्रतिरोधों में धारा कितनी है, I1, I2, I3, धारा I1, I2, I3 और विभव A व B के बीच V यानी कि नियत है, ठीक है नहीं, नियत है। क्लियर यहाँ तक। इस प्रकार से आपको लिखना होगा थ्योरी में। अब से आपको यहाँ पर हैं 3 प्रतिरोध, थ्योरी में आपको इतना ही लिखना है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, देखिए अब ये 3 प्रतिरोध आपके यहाँ पर हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो भाई देखिए इसका भी कोई तुल्य परिपथ होगा ना, होगा, क्योंकि हम इन तीनों को जोड़ करके हम कोई एक ऐसा प्रतिरोध लेंगे जो 3 का काम करेगा समांतर क्रम में, तो उसको भी हम कहेंगे तुल्य परिपथ बोलते हैं। तो इस प्रकार से बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक प्रतिरोध ये मान लिया, इसका तुल्य परिपथ हम बना रहे हैं, ये बन गया आपका तुल्य परिपथ। तो R तुल्य बोलेंगे इसको, R तुल्य, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, इसके सिरों की बात करेंगे, इन सिरों के बीच, तो ये A हो गया, ये B हो गया, इनके बीच विभव कितना है भैया, V है। क्लियर। इनके बीच विभव कितना है, V है। यहाँ तक पता होना चाहिए धारा कितनी है इसमें, यहाँ पर धारा I है और यहाँ पर भी धारा I होगी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें धारा कितनी है, I है। क्लियर स्टूडेंट। इसमें धारा अलग अलग है ना। तो ये इसका तुल्य परिपथ होता है। देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये आपका तुल्य परिपथ है इसका, इसे कहते हैं तुल्य परिपथ। ये आपका क्या है, तुल्य परिपथ। क्लियर। इसी का है, आप देख सकते हैं, इसी का तुल्य परिपथ आपका यहाँ पर हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। ये अलग है वहाँ से, ठीक है। तो तुल्य परिपथ ये हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे इसका, अब यहाँ पर आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये आपका तुल्य परिपथ है यहाँ पर, है ना, और ये आपका इसका मतलब इसका जो परिपथ है बड़ा जो हमने यहाँ पर, इसी का ये तुल्य परिपथ है। तो इसमें हमने प्रतिरोध लिए 3 प्रतिरोध, और 3 प्रतिरोध का काम कर रहा है हमारा एक सिंगल प्रतिरोध, ठीक है नहीं, जिसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी समांतर क्रम में है। इसमें धारा अलग अलग है। इसमें धारा I है जी, I धारा जो होगी इसके बराबर ही होगी, है ना, जो धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है वही है। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा I करते हैं। इतना तो आपको थ्योरी में लिखना है। इनमें धारा का मान देखिए, धारा नियत नहीं है परंतु V नियत है। V की कैसा है, नियत है। तब तो प्रथम प्रतिरोध के लिए हम बात करें तो यहाँ ओम के नियम से हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओम के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर होता है V/I। क्या होता है, V/I। अगर आप यहाँ से निकालोगे I निकालोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R, हुआ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखो R V/I मतलब IR होता है। अगर I निकालोगे V/R हो जाएगा सिंपली। चलिए प्रथम प्रतिरोध के लगाइए इसको। तो प्रथम के लगाएंगे, प्रथम प्रतिरोध हेतु, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रथम प्रतिरोध के लिए, अगर आप प्रथम प्रतिरोध के लगाओगे तो I बार लगाइए, I बराबर I1 बराबर हो जाएगा। इसमें धारा कितनी है, I1, विभव कितना है, V/R1, ठीक है। ऐसे आप निकालिए द्वितीय के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए दूसरे प्रतिरोध के निकालोगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। दूसरे के निकालोगे तो I2 बराबर होगा V/R2। क्लियर। ऐसे आप निकालोगे तृतीय प्रतिरोध के निकालोगे के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I3 बराबर हो जाएगा V/R3 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर समीकरण दूसरा, और ये आपका यहाँ पर समीकरण 4। क्लियर, सॉरी तीसरा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, तीसरा। ये समीकरण होगा तीसरा हो गया यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक।
पहले के लिए हमने निकाला तो प्रतिरोध R1 था, धारा I1 थी, I1 धारा निकाल रहे हैं, तो विभव तो सेम है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभव, यानी इस सिरे का और इस सिरे का विभव कितना है, V है, ये नियत है, ठीक है नहीं, तो विभव तो सेम रहेगा। ओम का नियम क्या कहता है, R वाला V अपन I निकालेंगे, V अपन R हो जाएगा। V कितना है, नियत है, V नियत है, परंतु धारा अलग अलग है, तो हमें धारा तो निकालनी अलग, I1 निकालेंगे तो V अपन R1, समीकरण फर्स्ट। द्वितीय प्रतिरोध का निकालेंगे, इसमें I2 धारा है, तो I2 बराबर V अपन R2 हो जाएगा, दूसरा हो गया समीकरण। तृतीय का निकालेंगे ऐसे तीसरा हो जाएगा। अब देखिए इनके लिए तो हमने निकाल लिया, अब हम तुल्य प्रतिरोध के लिए भी देख लें, तो तुल्य प्रतिरोध हेतु के लिए तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो इसकी धारा कितनी होगी, तुल्य I तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R तुल्य टोटल प्रतिरोध, ये होगा। इसको समीकरण मान लेंगे 4, क्लियर, इस समीकरण मान लेंगे हम 4 मान लेंगे। I तुल्य बराबर V अपॉन R तुल्य, क्योंकि ये I तुल्य है, क्योंकि ये टोटल धारा I1 I2 I3 के बराबर है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया, समीकरण तीनों निकाल ली हैं। अब परिपथ से देखेंगे, यहाँ पर परिपथ से यानी कि हम कहेंगे परिपथ में धारा, तो परिपथ में कुल धारा की बात करेंगे। परिपथ में कुल धारा यानी इसको कह रहे हैं तुल्य धारा, तो I तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, I तुल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, होगा ना, होगा। अब इसमें I तुल्य कितना है, ये है तुम्हारा, तो इसे रख दीजिए यहाँ पर V अपॉन, अब देखिए ये आपका यहाँ पर होगा, तो आपको लिखना कैसे, आप लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से, बस आप रखिए इसमें मान, तो V अपॉन R तुल्य कितना मान है, रखेंगे सबका V का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, क्लियर, इतना होगा। अब आगे करते हैं, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, तो चलिए यहाँ पर आगे करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, ऊपर से V कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं ऊपर से V गायब हो जाएगा, तो 1/R तुल्य बचेगा, केवल बराबर बचेगा 1/R1 बचेगा प्लस 1/R2 बचेगा प्लस 1/R3 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार से समांतर क्रम में इनको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर n के निकालेंगे तो n प्रतिरोध के लिए बात करेंगे, n प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पर n के निकालेंगे तो 1/R तुल्य तो रहेगा, बराबर कितना रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, n के निकालेंगे तो, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन भी कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके स्पेशल पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। स्पेशल पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो लिख सकते हैं इसका स्पेशल पॉइंट। पहला तो इसमें यही होता है कि इसमें धारा नियत नहीं, V नियत रहता है, V कैसे रहता है, नियत रहता है, धारा नियत नहीं रहती है, ध्यान रखना। दूसरा की अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला तो ये होता है, इसका क्या होता है 1/R तुल्य, अगर आप बात करोगे R तुल्य की तो वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस 1/Rn तक, मतलब ये इस प्रकार से होता है फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद करते हैं। तीसरे की बात करेंगे, इसमें प्रतिरोध जो आता है वो जो प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उनसे भी जो सबसे छोटा होता है उससे छोटा आता है, ठीक है नहीं, प्रतिरोध से छोटा आता है। हम कहते हैं इसमें प्रतिरोध 1 R तुल्य जो होता है वो R तुल्य जो होता है वो क्या होता है, R तुल्य का मान परिपथ में लगे R तुल्य का मान परिपथ में लगे सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा होता है, क्लियर। इस प्रकार से समझिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर ये हमने प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया ऐसे, ये आपके प्रतिरोध हम लगाए, इसको हम नाम देते हैं ये 4 ओम का है और ये आपका यहाँ पर 2 ओम का है, क्लियर। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मान लीजिए 4 ओम है, तो इसका प्रतिरोध कितना आएगा, तो आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही है ना इसमें, तो इसको जोड़ेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया ये भाई, ये 2/4 हो गया, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 आ रहा है, और कहाँ ये 4 हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इसका ओम देख सकते हैं, तो ये कितना होगा 1.5 ओम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो छोटा आता है, सबसे छोटा, क्लियर। तो समांतर क्रम संयोजन समझ में आया, तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया। मिश्रित संयोजन इसी से रिलेटेड होता है, दोनों को मिला करके बनाया जाता है, वो न्यूमेरिकल में हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा।
ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इससे प्रश्न भी बन जाता है न्यूमेरिकल, इसलिए इसको एक बार और देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।